गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक मॉडल है जो कि हमारा जो है जिससे जो है हमारा प्रोग्राम जो है कम्प्लेक्स प्रोग्राम को जो है राइट करना, अपडेट करना आसान होता है। क्योंकि सारे काम जो हम जो है सी प्लस प्लस में करते हैं उसको हम सी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, जिसे प्रोसीजर लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन जो टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए जो है उसका अपडेशन ज़रूरी है। और उसको कम समय में कैसे हम जो है उसको सिंप्लीफाइड कर लें, उसके लिए जो है कंसेप्ट आया, जो है एक मॉडल आया जिसे कहा जाता है उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसकी हेल्प से होता क्या है कि जो है चीज़ों को अपडेट करना आसान होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो है सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by a man named जार्नी स्ट्राउस्ट्रुप। बी साइलेंट होता है इसमें। एट AT&T बेल लैब्स USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। AT&T एक जो है अमेरिकन टेलीफोनिक एंड टेलीग्राफ कंपनी है। ठीक है, तो 1980s में जो उसी लैब में इसका डेवलपमेंट किया गया था, जिस लैब में जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया था। और यह जो है एक पावरफुल लैंग्वेज है। इसकी हेल्प से जो है हमारा जो है जैसे कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे स्ट्रॉन्ग जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जिसके हेल्प से जो है हमारा जो ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स है रन कर रहा है। क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं होता, विंडोज अगर नहीं होता तो हमारा जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कैसे जो है वर्क करता जो है। तो इसलिए जो है यह एक वेरी वेरी पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें प्रोग्राम लिखना जो है आसान होता है और इसका जो है सिंटेक्स बॉटम टॉप पैराडाइम को फॉलो करता है। इसके बियॉन्ड जो है हमारा जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज सी लैंग्वेज है वह जो है टॉप टू बॉटम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को फॉलो करता है, या उसी तरह से है जैसे आपका जो है अदर प्रोग्रामिंग्स उप्स बेस्ड हैं। इसको समझना आसान है, जैसे किसी को इंग्लिश आ रहा है तो वह आसानी से इसको समझ सकता है। ए सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम। आइए जो है एक सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम देखते हैं कैसे जो है हम इसको राइट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं जो है हैच इंक्लूड IOStream.h। देखिए, हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें कुछ हम प्रीडिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं। उस फंक्शन का जो एक्चुअल डिफिनीशन होता है वह आपका होता है उसके लिए कुछ लाइब्रेरी फाइल्स बनाए गए हैं। और जो लाइब्रेरी फाइल्स होती है जो कंपाइलर डेवलपमेंट वेंडर्स हैं या जो कंपनी है उसको जो है प्रोवाइड करती है प्रोग्रामर्स के लिए। प्रोग्रामर जो है उसको जो है डायरेक्टली यूज कर सकता है। ठीक है, अगर अपना बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका बेस्ट सलूशन यही है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है क्योंकि व्यक्ति का जो है जो टाइम होता है लिमिटेड होता है।
एक व्यक्ति जो है चाहे जितना जानता हो, एक लिमिटेड टाइम में एक स्पेसिफिक टाइम आउट ही वर्किंग कर सकता है। इसलिए जो कंपनियां जो है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम जो है डेटा को लेते हैं, डिस्प्ले करते हैं, टेस्टिंग के लिए जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, उसके लिए भी कुछ रेडीमेड जो है लाइब्रेरी फाइल्स बनाकर दे रही हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो है हमारा जो लाइब्रेरी फाइल्स है बढ़ता जा रहा है। तो सिंपली जो है जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरी फाइल्स बन गया है, प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि वह जो है उसमें क्या क्या फंक्शंस है, क्या सिंटैक्स है, उसको हम जो है इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम एक प्रोग्राम बच्चों लिख रहे हैं जिसमें जो है एक हेडर फाइल्स है और इसमें जो है एक मेन मेथड्स है। और यहाँ पर देखिए हमने लिखा है इसमें एक मैसेज। देखिए जो डबल स्लैश मैंने लिखा है वह कमेंट लाइन्स है, कमेंट लाइन्स। कमेंट लाइन होता है जो कोड होता है उसको समझने के लिए होता है। और इसके साथ साथ जो है जो प्रोग्रामिंग होती है उसके जो है कोड को हाइड करने के लिए भी होता है। अपडेट करते हैं तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं ओल्ड कोड को हटाते नहीं हैं। और IO स्ट्रीम डॉट एच, इसमें जो है जब हम डेटा को स्क्रीन पर देखते हैं या कंसोल से रीड करते हैं तो उसके लिए जो हम सी आउट सी इन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो सी आउट यहाँ पर क्या है, इंसर्शन। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो किसी वेरिएबल कांस्टेंट की वैल्यू को स्क्रीन पर इंसर्ट करता है। इसके हेल्प से हम जो है स्क्रीन के हेल्प से हम इसको देख लेते हैं। तो इसे हम इवेल्युएट कर लेते हैं कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसका आउटकम क्या आएगा। और अगर जो है कोई रॉन्ग है, कुछ एरर्स है, तो उसको भी हम जो है डिबग करके जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लाइब्रेरी फाइल्स का नाम है IO स्ट्रीम डॉट एच। एच में छोटा है हेडर। तो इसमें हमने जो है सिंपली जो है एक मैसेज प्रिंट कराया है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और लास्ट में आप देखिए जो है इसमें रिटर्न एक वैल्यू 0 डिस्प्ले रिटर्न कराया गया है। एक स्टेटमेंट है रिटर्न 0। तो रिटर्न 0 का अर्थ यह होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें चाहे जितने भी फंक्शंस होंगे उसमें एक जो है मेन फंक्शन होता है। और मेन फंक्शन को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है या लाइनिक्स है या यूनिक्स है, हमारे फंक्शंस को जो है हमारा जो मेन मेथड्स है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे प्रोग्राम को रन करता है जो है। तो कोई भी प्रोग्राम जो है हमारा होगा उसका जो है रनिंग या प्रोसेसिंग मेन से स्टार्ट होता है। तो मेन मेथड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटीजर टाइप के वैल्यू देता है, रिटर्न करता है, जिसे हमने आप देखिए जो है ध्यान से, तो लास्ट में मैंने 0 लिखा है। 0 रिटर्न 0। रिटर्न 0 का अर्थ यह होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्राम को सक्सेसफुली जो है आर लाइन्स को जो है प्रोसेस किया कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम जो है रन करना स्टार्ट करे और प्रोग्राम को बीच से ही जो है एबॉर्ट कर जाए जो है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है जहाँ से वो एबॉर्ट करेगा प्रोग्राम, तो उससे करेस्पॉन्ड जो है जो कोड जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है एरर शो करता है, जिसे उस एरर मैसेज से जो है जो प्रोग्रामर होता है उसको जो है वो कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा एरर है, उसको कैसे हम रिमूव करें। ठीक है, किस लाइन पर एरर्स है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो सी आउट ऑब्जेक्ट है इसके हेल्प से जो है एक स्ट्रिंग को आपके स्क्रीन आउटपुट डिवाइसेस पर डिस्प्ले किया जा रहा है। तो जब इस प्रोग्राम को जो है फाइल से सेव कर लेंगे, फाइल C++ का जो प्रोग्राम होगा उसको आप कोई भी वैलिड नेम देंगे, उसके बाद .cpp लगाएंगे।
ठीक है। देखिए लास्ट में हमने लगाया है एंड एल। एंड एल का मतलब है एंड लाइन। एक मैनिपुलेटर है जो है, जो स्ट्रिंग या मैसेज की फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो इसके साथ साथ और भी कुछ मैनिपुलेटर्स है, या वैसे ही है जैसे आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे, तो जिसमें जो है आप देखते रहे होंगे कि जो है बैकस्लैश n जो है हम लगाते थे। तो अगर जो है आप चाहते हो कि जो डेटा है उसको आप लाइन चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आप बैकस्लैश n लगाते आए हैं किसमें, प्रोसीजर लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस में उसी के स्थान पर जो है यहाँ पर इंड यल लगाते हैं। उसके बाद सेमी कोलन, देखिए सेमी कोलन दिखाई नहीं दे रहा, समझ जाना कि सेमी कोलन लगाया गया है। हेलो वर्ल्ड लाइन चेंज कर देगा। उसके बाद सेकेंड लाइन पर अगर हम चाहते हैं कि हाउ आर यू, कैसे आप हैं, तो हम हाउ आर यू को सेकेंड सी आउट ऑब्जेक्ट के हेल्प से जो है स्क्रीन पर शो कराएंगे। उसके बाद एंड लाइन लिखा, एंड लाइन के बाद सेमी कोलन रहेगा। ठीक है। तो देखिए जो आप यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हेडर फाइल को मैंने इंक्लूड किया है, उसके बाद देखिए सेमी कोलन नहीं लगाया है। इसके बिहाइंड रीज़न है, देखिए जो हेडर फाइल्स है वह जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, इसलिए जो है वहाँ पर सेमी कोलन नहीं लगाया गया है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि उसी तरह से सी में भी होता है, हेडर फाइल्स जो हमारे होते हैं वह जो है सी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। उसी तरह से सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो है IOStream.h जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर सेमी कोलन से जो है हेडर फाइल के जस्ट बाद टर्मिनेशन नहीं लगाया गया। ठीक है। उसके बाद जो हमारे कोई भी स्टेटमेंट होगा जो हमारा सी प्लस प्लस का होगा, तो एवरी लाइन्स के बाद हम क्या लगाएंगे, एवरी लाइन नहीं कहेंगे, एवरी स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड बाय सेमी कोलन्स। तो इसलिए जो है ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसा करते हैं तो हमारा जो कंपाइलर्स है वो मान लेता है कि जो प्रोग्राम्स है वो टर्मिनेट हो गया है। अब उसके बाद जो है जो अगला स्टेटमेंट है, मतलब अगला स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है एक आप जो है मल्टीपल स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन में भी राइट कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो ह्यूमन होता है वह 2 डायमेंशन देखता है। तो जब ह्यूमन 2 डायमेंशन देखता है, इसलिए जो है जो आपका ग्रीन बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है उसको 2 डायमेंशन बनाया गया है, जिसमें आप एक देख रहे हैं लेंथ होता है, दूसरा हाइट होता है। तो इसलिए जो है ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि जो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो आपका आउटपुट डिवाइसेस है, वो भी तो 2 डायमेंशन है। तो उसका जो इस स्क्रीन का जो एरिया है वो तो फिक्स है। तो इसलिए जो है हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको भी हम जो 2 डायमेंशन लिखते हैं, जिससे कि हमारा जो है एक स्पेसिफिक एरिया में जो है अधिक से अधिक जो है प्रोग्राम जो है आ जाए। अगर प्रोग्राम को अगर हम अपडेट करते हैं तो भी वह आसानी से जो है एक प्रोग्रामर जो है उसको आसानी से अपडेट कर ले। ठीक है। उसके साथ जो है अपडेट कर ले, या उसको जो है देखना चाहते हैं तो कर सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट हमने कॉलम में लिखा हुआ कैसे आप प्रोग्राम जब राइट कर लेंगे बच्चों तो उसको कैसे सेव करेंगे। तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर जाएंगे तो उसके बाद जो है आपका जो है सेव, उसमें जो है एक ऑप्शन आएगा, और सेव पर जाने के बाद आप जब सेव पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें जो है फाइल का नेम जब टाइप करना रहेगा तो test.cpp राइट करेंगे। उसके बाद जो है सेव इन जहाँ करना होगा फोल्डर का नाम दे करके आप ओके कर देंगे, तो आपका प्रोग्राम जो है test.cpp का यह अर्थ है कि C मीन्स प्लस, PS का अर्थ है .C++। तो टेस्ट जो है फाइल नेम है, और जो .cpp क्या है, C++ जो लैंग्वेज है उसका जो सोर्स प्रोग्राम राइट करते हैं उसका जो है एक्सटेंशन है। और आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है सबका जो है एक्सटेंशन फाइल जो है अलग अलग होता है। ठीक है। तो आप कोई भी प्रोग्राम जब राइट करेंगे तो उसका जो है फाइल नेम आप कोई भी वैलिड नेम देंगे, उसके बाद .cpp लगाएंगे। .cpp नहीं लगाएंगे तो आपका जो कंपाइलर है आपके प्रोग्राम को डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो यह आपका बच्चों जो है एक सिंपल एग्जाम्पल है।
अब आगे हम देखते हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं। आपका जो एग्जाम्पल था बच्चों, उसमें देखिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। रीड डेटा थ्रू कीबोर्ड। अगर बच्चों जो है हम डेटा को कीबोर्ड से लेना चाहते हैं तो हम देखिए क्या करेंगे। तो इसके लिए बच्चों जो है आप या हम जो है इसके लिए जो है सी इन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो देखिए जो सी इन ऑब्जेक्ट होता है यह करता क्या है, यह कीबोर्ड से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और जो हमारा आइडेंटिफायर है उस कीबोर्ड से जो डेटा होता है उसको ले जा करके हमारे आइडेंटिफायर में असाइन कर देता है। और जो हमारा आइडेंटिफायर होता है उसके लिए जो है हमारा जो मेमोरी है, रैम है, उसमें जो है हम क्या करते हैं, एक मेमोरी सेल मशीन रिजर्व कर देता है, उसी मेमोरी सेल में असाइन कर देता है। तो जैसे हम कोई भी डेटा जो है कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसे आइडेंटिफायर में ले जा करके स्टोर कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे वी कैन। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि वी कैन रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड इनटू वेरिएबल्स यूजिंग सी इन ऑब्जेक्ट। हम जो है डेटा को जो है कीबोर्ड से रीड करके स्पेसिफिक वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों क्या करते हैं, हम सी इन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जो सी इन ऑब्जेक्ट है वो आपका जो है IOStream.h हेडर फाइल्स में जो है डिफाइन किया गया है, जिसे हम क्या करते हैं टॉप मोस्ट लाइंस पर सबसे पहले उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, देखिए इसका सिंटैक्स देख लीजिए क्या है। तो देखिए बच्चों जो है सी इन, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देखिए लगाया गया है, जिसको जो है आप जो है मैथमेटिक्स के जो है ग्रेटर देन सिंबल का यूज आप जानते हैं। तो 2 बार जब ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं तो उसको जो है सी प्रोग्रामिंग में सी इन ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो उसका मीनिंग होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो देखिए इसका सिंटैक्स देखिए, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वेरिएबल फर्स्ट, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वेरिएबल सेकेंड, डॉट डॉट, वेरिएबल एन, सेमी कोलन। ठीक है, तो आप जो है यह फंक्शन उसी तरह से है जैसे आप इस प्रोसीजर लैंग्वेज में स्कैनर फंक्शन यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर C++ में क्या है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझिए कि ये मैजिक नहीं है, क्योंकि इसके जो है जो अभी आपका लैंग्वेज है इसके जो है इंटरनल में जो है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो यहाँ पर जो है जो कुछ भी जो है हो रहा है इसके बैक एंड में जो है उस तरह के जो है कोडिंग किया गया है, इसलिए जो है हमारा जो ये मॉडल है वर्क कर रहा है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे जो है हम जो है किसी भी जो है वेरिएबल्स में जो है डेटा को रीड करते हैं कीबोर्ड्स थे। तो आइए हम 3 इंटीजर वेरिएबल्स लेते हैं जिनका नाम है n1, n2 एंड n3, सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद देखिए सी इन का यूज कर रहे हैं बच्चों। उसके बाद देखिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा करके हम जो है लिख रहे हैं, n1 लिखेंगे, उसके बाद अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर n2 एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि n1 में जो डेटा को इंटर करना चाहते हैं तो n1 राइट करेंगे, उसके बाद n2 में चाहते हैं तो n2 का नाम राइट करेंगे, उसके बाद n3 सेमी कोलन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 2। अब देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो है 3 नंबर लिया जा रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि हम कौन सा नंबर किस तरह का ले रहे हैं। तो अगर बच्चों इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे मॉडिफाइड कर दें, देखिए क्या चेंज हो जा रहा है। देखिए बच्चों इस एग्जाम्पल में हम जो है आपको एक मैसेज दे रहे हैं सी आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू स्क्रीन पर, कि देखिए क्या लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सी आउट डबल कोट्स में इंटर 3 इंटीजर्स, मैंने लिखा है इंटर 3 इंटीजर्स, उसके बाद सी इन का यूज किया n1, n2, n3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ही आपका ये प्रोग्राम जो है जब आप इसको जो है हेडर फाइल के साथ जब आप राइट करेंगे, कंपाइल एंड रन कराएंगे,
तो आप देखेंगे कि यहाँ जब जैसे प्रोग्राम आपका रन करेगा तो आपके जो डॉस स्क्रीन है वहाँ पर मैसेज आएगा। सेकंड एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैसेज नहीं आएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, स्क्रीन ब्लैंक रहेगा, ऑपरेटर को नहीं समझ में आएगा कि किस तरह की वैल्यू देना है। हालांकि ये बात अलग है कि जो जिसने प्रोग्राम बनाया उसे तो पता है कि इंटीजर टाइप का 3 डेटा को इंटर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई अननोन पर्सन जब इसी प्रोग्राम को फर्स्ट एग्जाम्पल को करेगा तो उसे नहीं समझ में आएगा कि डेटा जो है इंटीजर में इंटर करना है या फ्लोट में। ठीक है बच्चों। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल के हेल्प से कोई भी प्रोग्राम को जब कंपाइल एंड रन करेगा तो कोई डाउट्स नहीं होगा और ऑल 3 डेटा को बिना किसी का हेल्प लिए इंटीजर में इंटर कर देगा। ठीक है। इसलिए जो है गुड वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड एग्जाम्पल है। आइए आगे देखते हैं। सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। इट इज ए स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रीम ऑब्जेक्ट होता है that display the variables, functions, objects, values on the output devices or screens. इसका सिंटैक्स देखिए बच्चों, सी आउट वेरिएबल फर्स्ट, देखिए बच्चों यहाँ पर एक माइन्यूट मिस्टेक हो गया, इसको आप करिएगा। देखिए सी आउट के बाद जो है बच्चों जो है ऑल जो एक्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर रहेंगे बच्चों, देखिए फर्स्ट सी आउट के बाद बच्चों देखिए यहाँ पर माइन्यूट मिस हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लेना। सी आउट, उसके बाद देखिए जो इंसर्शन ऑपरेटर फर्स्ट है, देखिए आगे जो है मिस हो गया है बाय मिस, तो उसको आप जो है ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे आप, और इस तरह से आप जो है कोई प्रॉब्लम जो है जहाँ पर आपको डेटा लेना है कीबोर्ड से तो आप कंसोल इन ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, और आपको जो है वेरिएबल्स में जो है वेरिएबल्स की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करके आप जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि सी आउट n1 की वैल्यू प्रिंट कराएं, n2 की वैल्यू प्रिंट कराएं और n3 की वैल्यू प्रिंट कराएं, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। n1 देखिए जो डबल कोट्स में है वह एक स्ट्रिंग है, और जो n1 है वह एक क्या है, आइडेंटिफायर्स है। तो इसका आउटपुट बच्चों देखिए क्या आएगा, हमने अगर n1 की वैल्यू को देखिए यहाँ पर जो हमारा
एग्जाम्पल ये नीचे वाला है, वहाँ पर देखिए इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मिक्सिंग हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप इसको बना लेना कि सी आउट, अगर सी आउट का यहाँ पर उस समय बच्चों मेरा ध्यान नहीं गया, तो ऐसा हो गया तो आप कर लीजिएगा। N1 की वैल्यू 10 आएगा, N2 की वैल्यू 20 आएगा, N3 की वैल्यू 30 आएगा। कब आएगा? जब हमारे जो है इंसर्शन ऑपरेटर सही फॉर्म में रहेगा तब। तो इंसर्शन ऑपरेटर बच्चों जो है सही फॉर्म में तब रहेगा जब डबल लेस देन का सिंबल रहेगा। और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कब रहेगा? जब डबल ग्रेटर देन सिंबल का रहेगा। ठीक है, चलिए, वी कैन सॉल्व expression using functions. We can solve expressions using cout. तो बच्चों देखिए, हम सी आउट के हेल्प से एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 इज इक्वल टू, जैसे देखिए 10/2 प्लस 7, तो यहाँ पर देखिए हम लगा देंगे इंड लाइन, सेमी कोलन लगा देंगे। ठीक, तो देखिए जो डबल कोट्स में है वो आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन जो है आपके आउटपुट डिवाइस पर आ जाएगा। और उसके बाद जो डायरेक्टली जो 10/2 प्लस 7 लिखा है उसको जो है मशीन क्या करेगा, कंप्यूटेड करके जो है रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, तो इसको आप जो है टेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इवेलुएट करके बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए डबल कोट्स में जो कुछ भी हम लिखते हैं वह स्ट्रिंग होता है। ठीक है, और 10/2 प्लस 7 यह एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको मशीन जो है बाइडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेगा। तो देखिए आउटपुट कैसे आएगा, 10/2 5 हो जाएगा, प्लस 7 12। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। आपका आंसर ऐसे आउटपुट डिवाइस पर शो करेगा। और आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि इंटीजर बाय इंटीजर जो रिजल्ट आता है वह इंटीजर होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर C++ में आपका इंटीजर डिवाइड इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। तो आप इसको जो है ये रूल आप जानते रहिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं बच्चों कि कैसे जो है कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं सी इन सी आउट का कैसे। सी इन सी आउट का यूज करके सी इन सी आउट का यूज करके कुछ और भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए
सी प्लस प्लस हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो है कुछ और चीज़ें जो है सी प्लस प्लस इतना पावरफुल क्यों है। साइज ऑफ ऑपरेटर, देखिए यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो मशीन है वह कितना मेमोरी ले रहा है। इसको हम जो है साइज ऑफ ऑपरेटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाइट्स में, क्योंकि कंपाइलर टू कंपाइलर हमारा जो मशीन है अलग अलग मेमोरी लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि हम वैल्यू को स्टोर करने से पहले जो है चेक कर लेंगे कि कितना जो है इस मशीन पर जो है यह वेरिएबल मेमोरी ले रहा है। उसी मेमोरी के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो डेटा होगा उसका एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होता है। उससे मिनिमम से कम वैल्यू और मैक्सिमम से अधिक वैल्यू हम किसी भी स्पेसिफिक टाइप के वेरिएबल्स में हम स्टोर या असाइन नहीं कर सकते। देखिए, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द साइज ऑफ स्पेसिफाइड वेरिएबल इन बाइट्स यूनिट। फॉर एग्जाम्पल INT प्लॉट वाई डबल जेड लॉन्ग डबल टी। यहाँ पर हम एक इंटीजर वेरिएबल, एक फ्लोट, एक डबल और एक लॉन्ग डबल लिए हैं वेरिएबल। अब एक्स का साइज चेक करना चाहते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, सी आउट डबल कोट्स में एक्स साइज इन बाइट्स डबल कोट्स क्लोज साइज ऑफ एक्स। उसके बाद देखिए इंड लाइन हमने कर दिया। उसी तरह से हम y की वैल्यू, y कितना मेमोरी ले रहा है, z कितना ले रहा है और t कितना ले रहा है, इसको हम डिस्प्ले करके चेक कर लेंगे। और यह मशीन डिपेंडेंट है, यह जो है इसको हम पहले नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि अगर 16 बिट का कंपाइलर है तो इंटीजर जो है 2 बाइट्स मेमोरी लेता है, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस। लेकिन 32 बिट्स का कंपाइलर यदि होगा तो इंटीजर 4 बाइट्स मेमोरी लेगा। आइए एक आगे देखते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम डेट फाइंड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। ये सिंपल प्रोग्राम डेट फाइंड द रेंज ऑफ डेटा टाइप, एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं जिसके हेल्प से हम डेटा टाइप का रेंज निकालते हैं। देखिए कैसे। देखिए बच्चों, हैज इंक्लूड IO stream डॉट एच इनपुट आउटपुट stream डॉट एच हैज इंक्लूड लिमिट्स डॉट एच। देखिए यहाँ पर हम लिमिट्स हेडर फाइल्स का यूज करके जो स्पेसिफाइड डेटा टाइप्स हैं उनका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू या रेंज निकाल सकते हैं।
अच्छा है, इसको हम पहले मशीन पर अप्लाई करके चेक कर लें, उसी रेंज में जो है उस टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। तो सी आउट्स इंटीरियर टाइप का मिनिमम वैल्यू बच्चों देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैपिटल में देखिए, यहाँ पर जो कांस्टेंट है बनाए गए हैं, INT min, सी आउट, उसी तरह से इंट का मैक्स कैसे निकाल लेंगे, INT_max। लाइन चेंज करते हैं, इंड एल, लॉन्ग मिन, लॉन्ग मैक्स, लॉन्ग मिंड, इन लाइन। इसके बाद लॉन्ग मैक्स का देखते हैं। देखिए जो डबल कोट्स में राइट कर रहे हैं वह तो आपके स्क्रीन पर एज इट इज शो कर देगा, इंड लाइन। इसके बाद फ्लोट में आते हैं। फ्लोट में FLT यूज करते हैं, FLT हो यहाँ पर है, FLT फर्स्ट, FLT मेन, इनलाइन, FLT मैक्स। इसी तरह से बच्चों डबल का निकालना है मिनिमम मैक्सिमम रेंज, तो DVL min, DVL मैक्स, और रिटर्न 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए मेरे वीडियो लेक्चर्स में एक जगह मिस्टेक हुआ है, इसको आप माफ़ करिएगा, क्योंकि सी आउट का जो इंसर्शन ऑपरेटर है उसको आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एक जगह लिखने में मिस्टेक हुआ है, और सी इन में तो उसको आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप उसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है जो मैंने बताना चाहा, जो मेरा टारगेट है, अगर उसमें नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करिए, ठीक है। और ये तो मेरा जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, उसमें जो है और जो रिमेन चीज़ें हैं आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम उसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। जय हिंद बच्चों, थैंक यू। तो आप इस हेडर फाइल्स को याद कर लीजिए। एक और हेडर फाइल जिसका नाम है limits.h, जिसके हेल्प से मिनिमम मैक्सिमम जो रेंज है स्पेसिफिक डेटा टाइप्स का उसको आप निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।